नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिष्ठित क्लास में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। और देखिए, पेट की प्रारंभिक परीक्षा, बिहार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, आरओ 2022-23 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग सामान्य अध्ययन में भारतीय इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज को जारी किए हुए हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सीरीज काफ़ी अच्छी लग रही होगी। देखिए, मौर्य साम्राज्य हम लोग देख रहे थे भारतीय इतिहास के संदर्भ में, और मौर्य साम्राज्य के पहले हिस्से को हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें राजाओं और उनके घटनाक्रम को हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। अब आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मौर्य साम्राज्य भाग 2 के बारे में आज खास क्या है। आज हम लोग देखेंगे, देखिए, मौर्य प्रशासन के बारे में। तो देखिए, टर्मिनोलॉजी जो है ये काफी महत्वपूर्ण है, और यहाँ से राजा से संबंधित प्रश्न बने न बने, लेकिन टर्म से संबंधित प्रश्न जरूर बनते हैं। पहला फैक्ट यहाँ पर ये है टर्मिनोलॉजी से संबंधित, कि जैसे पूछेगा तीर्थ क्या है, मौर्य काल में तीर्थ से आप क्या समझते हैं। तो जब हम पढ़े नहीं रहते तो हमको लगता है तीर्थ से मतलब होगा कोई बेहतरीन स्थल है, धार्मिक स्थल है, वही तीर्थ है। तो ये सब नहीं है। ध्यान रखेंगे कि मौर्य काल में तीर्थ जो होता था वो मौर्य प्रशासन के शीर्षस्थ अधिकारी जो होते थे, मतलब जो टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स होते थे उन्हें कहते थे तीर्थ। ठीक है, तो मौर्य काल में शीर्ष अधिकारी जो थे वही तीर्थ कहलाते थे। ऐसे समझिए, तीर्थ और शीर्ष, बस ऐसे याद रखिएगा। हम बात करें शीर्ष अधिकारियों की, जैसे आईएएस हुआ, ठीक है, पीसीएस हुआ, इनकी बात मैं कर रहा हूं। तो ये शीर्ष अधिकारियों में इनकी गणना होगी। तो मौर्य काल में जो शीर्ष अधिकारी होते थे वही तीर्थ कहलाते थे, और इनकी संख्या भी याद रखिएगा, इनकी संख्या थी 18। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में कितने तीर्थ हुआ करते थे। तो अब पता चला कि 4 तीर्थ 5 तीर्थ मत लगा के आइएगा। तो मौर्य काल में तीर्थ का मतलब पहले समझिए, मौर्य काल में तीर्थ का मतलब ये है कि शीर्ष जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे उन्हीं को तीर्थ कहते थे, और इनकी संख्या होती थी उस समय 18। इसको ध्यान रखेंगे। अब कुछ प्रमुख तीर्थों के बारे में बात हो रही है, मतलब कुछ प्रमुख अधिकारियों के बारे में बात हो रही है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए समाहर्ता क्या है, सन्निधाता क्या है, तो इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। देखिए, समाहर्ता क्या है? समाहर्ता मतलब जो सभी चीजों को क्या करे, हरे अपने पास रखे, मतलब कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी, जो टैक्स को डिसाइड करे। टैक्स डिसाइड करने वाला जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा उसे कहेंगे समाहर्ता। क्लियर? सन्निधाता की बात करें तो राजकीय कोषागार का जो संरक्षक है वो सन्निधाता कहलाता था। कर्मांतिक जो है वो कर्म से संबंधित, मतलब जो उद्योग मंत्री होता था वो कर्मांतिक होगा। अंतःपाल की बात करें तो सीमावर्ती दुर्गों का जो रक्षक है वो अंतःपाल कहलाता था। देखिए, दो चीजें, एक प्रदेष्टा है, एक व्यवहारिक है। तो व्यवहारिक जो है वो नगर का प्रमुख न्यायाधीश होता था, इसको व्यवहारिक कहते थे। ठीक है, तीर्थ के पश्चात अधिकारी क्रम में अध्यक्षों का स्थान था, इनकी संख्या 27 थी। ये फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख अध्यक्ष की बात करें, सीता का संबंध आप जानते हैं खेती से है। हल की बनी जो क्यारियां हैं उसको सीता कहते हैं। तो सीता जो है कृषि विभाग से संबंधित हो जाएगा। पौतवाध्यक्ष जो है माप तौल से संबंधित हो जाएगा। लक्षणाध्यक्ष जो है मुद्रा टकसाल से संबंधित हो जाएगा। पणयाध्यक्ष जो है व्यापार वाणिज्य से संबंधित हो जाएगा। विविताध्यक्ष जो है चारागाह है यार ये, तो चारागाह का अध्यक्ष होगा। अकाराध्यक्ष होगा खानों का अध्यक्ष। ठीक है, तो ये रहे कुछ विशेष बातें। ये देखिए, यहां से फैक्ट महत्वपूर्ण है कि जो अवंत की राजधानी होती है वो होती है उज्जैनी। उत्तरापद की राजधानी होती है तक्षशिला। कलिंग की राजधानी होगी तोसली। दक्षिणापद की राजधानी होगी सुवर्णगिरी। और प्राची जो है उसकी राजधानी होगी पाटलिपुत्र। मौर्य काल में दीवानी न्यायालय जो है उसको धर्मस्थी कहते थे। अब ये भी देखे, ये सब टर्म यार मेरे भाई बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे पूछ लेगा कि मौर्य काल में धर्मस्थी क्या था। तो धर्मस्थी क्या था यार? दीवानी न्यायालय। दीवानी न्यायालय आप लोग जानते होंगे कि जहां पर आर्थिक विवाद जो भी न्यायालय के पास जाता है वो दीवान न्यायालय होता है। जहां पर मार झगड़ा ये सब का जो मामला जाता है वो फौजदारी न्यायालय होता है। तो धर्मस्थी क्या था? मौर्य काल में दीवानी न्यायालय था। और कंटक शोधन जो था मौर्य काल की फौजदारी न्यायालय हुआ करती थी। इसको ध्यान रखेंगे। महामात्य सर्प, जो हम जैसे अमेरिका में FBI एजेंट होते हैं, भारत में जैसे रॉ एजेंट होते हैं, IB एजेंट होते हैं, ऐसे समझिएगा। तो इन्हीं को कहते थे महामात्य सर्प, मतलब जो गुप्तचर के शीर्षस्थ अधिकारी होते थे, गुप्तचर विभाग के जो शीर्षस्थ अधिकारी होते थे उन्हें कहा जाता था महामात्य सर्प। ठीक है, अर्थशास्त्र की बात करें, आप जानते हैं अर्थशास्त्र की रचना किसने की, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब देखिए कुछ और इसमें डिवीजन हो गया है कि जो गुप्तचर का काम करते, जो एक स्थान पर रहकर गुप्तचर का कार्य करते तो उनको संस्था कहते थे, और जो घूम घूम कर गुप्तचर का काम करते थे उनको संचारा कहते थे। संचारा इसे याद रखिएगा, संचरण मतलब विचरण, तो घूम घूम कर विचरण करते हुए घूम घूम कर जो गुप्तचर का कार्य करेंगे वो कहलाएंगे संचारा। और जो एक जगह रह के गुप्तचर का काम करेंगे, संगठित होकर किसी एक जगह पे रह के काम करेंगे, उनको कहा जाएगा संस्था। ठीक है, इधर आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, ये लाइन में आपके लिए महत्वपूर्ण है कि मौर्य प्रशासन में स्त्रियों को भी शामिल किया जाता था, चतुर स्त्रियां भी गुप्तचर होती है। ऐसे स्टेटमेंट में आ जाएगा कि मौर्य काल में गुप्तचर संस्था एवं संचारक के रूप में कार्य करते थे। स्टेटमेंट नंबर 1। पीसीएस में ऐसे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। दूसरा, स्त्रियों को भी गुप्तचर विभाग में कार्यरत किया गया था। अब आप तय करिए कि दोनों स्टेटमेंट सही है, कि एक सही है दूसरा गलत है, कि दूसरा सही है पहला गलत है, या निम्न में से कोई नहीं दोनों गलत है। ऐसे प्रश्नों की आदत डाल लीजिए। अब जो है पैटर्न बदल चुका है कि 100 में लगभग 60% प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसकी हैबिट आपको होनी चाहिए। सारे फैक्ट आपको पता होंगे तभी ये चीज आप सही कर पाएंगे। तो याद रखिए मौर्य काल में स्त्रियां भी गुप्तचर का कार्य करती थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आर्थिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त के समय देखिए क्या हुआ था मेरे भाई, कि चंद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र मतलब गुजरात का एक प्रांत भाग है, सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य, कौन थे भैया? पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। तो पहली बात, सुदर्शन झील का निर्माण कौन कराया? तो पहला आंसर है भैया मेरे चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। कहां पे कराया? सौराष्ट्र में, आप जानते हैं गुजरात में। किसने कराया, किसके माध्यम से कराया? पुष्यगुप्त वैश्य। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। अशोक के समय, आप देखिए उसी सुदर्शन झील की बात हो रही है, सौराष्ट्र के राज्यपाल, अब अशोक के समय राज्यपाल बदल जाएंगे, कौन आएंगे? तुस्साप। इन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। सुदर्शन झील से कौन कौन संबंधित है बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अशोक के समय जो सौराष्ट्र के ही राज्यपाल होंगे तुस्साप, इन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अदेव मातृक, ये टर्म है यार, इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। अदेव मातृक ऐसी जमीन होती थी जिस पर बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी। तो ऐसे पूछ लेगा अदेव मातृक क्या होता है? तो अदेव मातृक ऐसी जमीन का टुकड़ा होता था, ऐसा जमीन का भाग होता था जिस पर बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी। मौर्य काल में सोने के सिक्के को सुवर्ण या निष्क कहा जाता था। सुवर्ण महत्वपूर्ण नहीं, ये महत्वपूर्ण है निष्क क्या था। तो मौर्य काल में निष्क क्या था अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसको बता सकते हैं कि मौर्य काल में जो सोने का सिक्का होता था ना, सोने का सिक्का, यही निष्क होता था। चांदी के सिक्के को पण कहते थे तथा तांबे के सिक्के को मासक कहते थे। ऐसे आपसे पूछ लेगा मासक क्या था, मौर्य काल में मासक क्या था? तो मौर्य काल में मासक जो था मेरे भाई वो तांबे का सिक्का था। पण क्या था? मौर्य काल में जो पण था वो चांदी का सिक्का था। निष्क क्या था? जो मौर्य काल में सोने का सिक्का होता था उसे निष्क कहते थे। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों ने यहाँ समझी। मौर्य काल के संबंध में इतनी चीजें आपको ध्यान देनी थी, इतनी बातें अच्छे से नोट्स बनाकर इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, तो हम लोग मौर्योत्तर काल की चर्चा करें जिसमें शुंग, कर्ण, सातवाहन, 6 दिन सबकी चर्चा करेंगे। तो इसको अच्छे से नोट्स बनाकर इसको तैयार करने लीजिएगा। ठीक है, चलिए पूरा लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।